हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वर्तिका जैन और आज इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के बॉटनी सेकेंड पेपर में यूनिट 5th में दिए गए एक सीरियल ओराइजा सेटाइवा अर्थात राइस चावल के इकोनॉमिक बॉटनी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ हमें राइस की ओरिजिन के बारे में, उसकी बॉटनी के बारे में, उसकी कल्टीवेशन, उसकी खेती किस प्रकार से होती है और उसका आर्थिक महत्व क्या है, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो राइस का बॉटनिकल नेम ओराइजा सेटाइवा है। यह पोएसी फैमिली का मेंबर है। आप जानते हैं एक मोनोकॉट प्लांट है और जो भाग हम खाते हैं, जो यूज़ में लेते हैं, वो इसके ग्रेन्स या इसके दाने हैं, जिसे कैरियोप्सिस के नाम से भी हम जानते हैं और इसे राइस इंग्लिश में कहा जाता है। और हमारे इंडिया में इसे हम धान, चावल, तंडुल के नाम से भी जानते हैं। यह जो पौधा है यह इंडिया का एक स्टेपल फूड है और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी कई कंट्रीज़ में चावल खाया जाता है और इसको भारत की इंडिजिनस क्रॉप बताया जाता है। इवन ऋग्वेद में 1500 BC में इसका मेंशन बताया गया है और गुजरात के लोथल और मेरठ के हस्तिनापुर जगहों में भी इसके कार्बोनाइज्ड चावल के दाने हमें प्राप्त हुए हैं और जो ये बताते हैं कि चावल का इतिहास भारत में काफ़ी पुराना है। और ये बताया जाता है कि अलेक्जेंडर द्वारा यह यूरोप के अंदर 300 AD में ले जाया गया था। और आज हम देखें तो ऑलमोस्ट ऑल एशियन कंट्रीज़ में, ताइवान, थाईलैंड, बर्मा, जापान, इंडोनेशिया, इंडिया, इन सभी जगह इसकी खेती होती है। और वर्ल्ड का 85% जो राइस प्रोडक्शन है वो चाइना से, इंडिया, जापान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आता है। और यूएसए जो है वो राइस प्रोडक्शन कंपैरेटिवली बहुत कम करता है, 1% करता है, परंतु फिर भी वो राइस एक्सपोर्टिंग कंट्री में गिना जाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत के अंदर यह ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स में ग्रो किया जाता है, पर मैक्सिमम यह कोस्टल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, केरला, आसाम में ग्रो करते हैं। और इसके साथ ही यह यूपी, एमपी, बिहार, पंजाब और हरियाणा में भी ग्रो किया जाता है। अब हम राइस के कुछ बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि यह पौधा कैसा मॉर्फोलॉजी में दिखता है। तो यह एक एनुअल हर्ब है, आप जानते ही हैं, और इसकी हाइट लगभग 50 से 150 सेंटीमीटर जाती है। इसका तना जॉइंटेड होता है और इसमें इंटरनोड्स पाए जाते हैं, नोड्स, इंटरनोड्स। तो जो इंटरनोड्स होते हैं वो बेसल रीजन में तो छोटे होते हैं और जो ऊपर वाले रीजन में होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं और खोखले होते हैं। और इसकी जो कल्म्स हैं वो फुल्ली या पार्शली लीफ शीथ के द्वारा ढकी हुई होती हैं। इसकी पत्तियां ऑल्टरनेटिवली ग्रो करती हैं और हर नोड पे एक पत्ती होती है। और इसके लोअर जो नोड्स होती हैं, पर्वसंधियाँ होती हैं तने की, उससे टिलर्स जो होते हैं वो भी निकलते हैं। यहाँ इसके अंदर एक पेक्यूलर कैरेक्टर है कि जहाँ पे लीफ का बेस और लेमिना दोनों जुड़ते हैं वहाँ पे एक त्रिभुजाकार, एक मेम्ब्रेनस, बहुत ही शल्की नुमा एक रंगहीन लिग्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है और जो दोनों तरफ से एक छोटे से अपेंडेज के द्वारा ढका हुआ होता है। वो अपेंडेज की शेप सिकल शेप्ड होती है, वो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। और इसका जो पुष्पक्रम है, इन्फ्लोरेसेंस है, वो पैनिकल है, टर्मिनल पैनिकल है, जिसमें स्पाइकलेट्स लगती हैं जो सिंगली बॉन्ड होती हैं, जिसमें सेसाइल फ्लावर, आवरंती पुष्प लगे होते हैं। और ये जो स्पाइकलेट है वो लेटरली कंप्रेस्ड होती हैं और एक सिंगल फ्लावर उसमें होता है। इसके जो फ्रूट है इसे कैरियोप्सिस कहा जाता है। कैरियोप्सिस एक ड्राई इनडेहिसेंट प्रकार का फ्रूट है और इसका तात्पर्य है जहाँ पे फल भित्ति और बीज भित्ति, पेरिकार्प और टेस्टा दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो कैरियोप्सिस फ्रूट है इसे कई बार हम सीड भी कह देते हैं। तो इसके जो ग्रेन्स हैं या जो दाने हैं जब वो हस्क के साथ में होते हैं तब तो हम इसको पैडी कहते हैं और जब हस्क हटा दिया जाता है तब वो चावल के दाने बाहर निकल के आते हैं। तो पैडी जो होती है उसमें लगभग 20% हस्क या इसका जो छिलका है वो होता है। अब ये देखते हैं कि चावल की फसल ग्रो करने के लिए किस प्रकार का क्लाइमेट चाहिए, उसकी खेती कैसे की जाती है। तो आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा कि चावल के खेत मोस्टली पानी से भीगे हुए आपने देखे होंगे, पर हम देखेंगे कि अलग अलग प्रकार से इसकी खेती की जाती है। बेसिकली ये एक ट्रॉपिकल क्रॉप है
और एक्सट्रीमली वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस में इसको ग्रो किया जा सकता है। और ऐसी जगह जहाँ पे हाई टेम्परेचर हो, जहाँ पे नमी की मात्रा ज़्यादा हो, जहाँ पे लंबे समय तक धूप आती हो और अप्रोप्रिएट अश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर कंटिन्यूस मिलता हो, वहाँ ये क्रॉप बहुत ईजिली ग्रो करती है। और ऐसी जगहें जहाँ पे वार्षिक वर्षा 60 to 120 सेंटीमीटर होती हो, जहाँ अपलैंड वेराइटीज़ हैं, और लोलैंड वेराइटीज़ के लिए लगभग पानी ज़्यादा चाहिए, 180 to 240 सेंटीमीटर रेनफॉल की आवश्यकता इसमें होती है। और मिट्टी की बात करें तो क्लेई लोम जो है, चिकनी दोमट मिट्टी, वो इसके लिए बहुत उपयुक्त होती है। और यूजुअली ये 5 से लेकर 9 pH की जो मिट्टी है, उस मिट्टी में इजीली ये पौधा ग्रो कर सकता है। भारत की बात करें तो भारत के अंदर ये अलग अलग समय पे अलग अलग रीजन्स में ग्रो किया जाता है, क्योंकि भारत में हर एरिया में अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। तो उसके आधार पे, इसके हार्वेस्टिंग सीजन के आधार पे 3 प्रकार के राइस भारत में ग्रो किए जाते हैं। कहीं विंटर राइस, एक ऑटम राइस और एक स्प्रिंग राइस। तो विंटर इसकी जो बुआई है वो बेसिकली जून जुलाई में होती है और हार्वेस्टिंग नवंबर दिसंबर सर्दियों में होती है। तो इसकी लाइफ साइकिल, इसको क्रॉप को पूरा करने में 140 to 160 डेज लाइफ साइकिल का पूरा इसका समय जो है वो चाहिए होता है। और यूजुअली ये वाला जो चावल है वो ऐसी जगह पे उगाया जाता है जो लो लैंड्स होती हैं। सेकेंड टाइप ऑफ राइस इज ऑटम राइस। तो यहाँ पे चावल को बोया जाता है मई और जून में, और इसकी हार्वेस्टिंग जो है वो सितंबर से अक्टूबर के समय कर ली जाती है। तो 90 से 110 दिन का समय इस क्रॉप को पूरा ग्रो करने में लगता है। और ये यूजुअली मोस्टली कल्टिवेट की जाती है हाईलैंड्स में। फिर है तीसरी प्रकार की वैरायटी राइस की, वो है स्प्रिंग राइस, जिसको दिसंबर और जनवरी के महीने में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में उसको जो है हार्वेस्टिंग कर लिया जाता है। भारत के अंदर अगर हम कल्टीवेशन की बात करें चावल के, तो 2 बेसिक सिस्टम है। एक तो ड्राई पैडी कल्टीवेशन होता है, एक वेट पैडी कल्टीवेशन। यूजुअली वेट पैडी से सभी लोग वाकिफ हैं, पर ड्राई पैडी कल्टीवेशन भी भारत के कुछ एरियाज में होता है। और जहाँ पे ड्राई सॉइल्स होती है, तो जिस प्रकार से अदर जितने जो सीरियल्स हैं वो ग्रो करते हैं, उसी तरह से ये क्रॉप को भी ग्रो किया जाता है। तो लैंड को पहले बार बार उसमें प्लोइंग की जाती है, हेरोइंग की जाती है समर सीजन में। उसके बाद फिर उसमें मैन्योर, फार्मयार्ड मैन्योर जो है वो इवनली अप्लाई कर दी जाती है बीज को बोने से 30 से 45 दिन पहले। और जब प्लोइंग हो जाती है, प्लोइंग के लिए इसमें बताया गया है लगभग 5 से 7 बार करते हैं, 7-7 दिन के गैप पे 5 से 7 बार प्लोइंग उस ज़मीन की करनी पड़ती है। उसके बाद सीड को बोया जाता है या तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड से, या डिबलिंग मेथड से, या ड्रिलिंग, लाइन्स के अंदर ड्रिलिंग करते हैं। यूजुअली ये ड्रिलिंग इन लाइन्स को प्रेफर करते हैं, और 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर रखते हैं। और इससे क्या होता है कि इंटरकल्चर ऑपरेशन है वो बहुत ईजिली हो जाता है। और जो दूसरी प्रकार का कल्टीवेशन है वो वेट पैडी कल्टीवेशन, जो 90% भारत में चावल की क्रॉप इसी प्रकार से की जाती है। और इसके अंदर क्या हो जाता है कि लैंड को प्रॉपर्ली प्लोइंग करते हैं, पडलिंग करते हैं 5 से 6 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर में। पडलिंग का मतलब बेसिकली ये है कि एक सॉफ्ट सॉइल हो जाए, ताकि उसके अंदर जो सीडलिंग्स डेवलप किए हैं उनको ट्रांसप्लांटेशन किया जा सके। ये जो गीला फील्ड है, गीला खेत है, उसको बार बार 4 से 6 बार, 4 से 5 दिन के अंतर पे उसको प्लोइंग की जाती है रिपीटेडली, और 2 बार कर सकते हैं उसको। उसके बाद फिर लेवलिंग कर देते हैं प्लैंकिंग करके। और यहाँ पे डायरेक्टली जो अंकुरित बीज हैं उनको जो है इस पडलिल फील्ड में, लेवल्ड फील्ड में ग्रो किया जा सकता है। या कई बार नर्सरी के अंदर सीडलिंग्स ग्रो किए जाते हैं, वो जो सीडलिंग्स हैं उनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। और नर्सरी को ग्रो करने के लिए ड्राई और वेट कंडीशंस की आवश्यकता होती है। तो जो ट्रेडिशनल राइस ग्रोइंग एरियाज हैं वहाँ पे, तो जहाँ पे रेनफॉल अच्छी है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी भी फेवरेबल है, वहाँ पे जो इसकी सीडलिंग्स हैं उसको रेज्ड सीड बेड्स में ग्रो किया जाता है। पर जैसे जो नॉन ट्रेडिशनल एरिया हैं चावल के खेती के, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, वहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रहता है, ह्यूमिडिटी बहुत कम रहती है, तो वहाँ पे फिर सीडलिंग को ग्रो करने के लिए वेट नर्सरी को प्रेफर किया जाता है। इसके अलावा एक तीसरा और प्रकार का सिस्टम है पैडी कल्टीवेशन के लिए, उसको सेमी ड्राई पैडी कल्टीवेशन कहते हैं, अर्ध शुष्क। और जहाँ पे क्या किया जाता है कि पहले तो ड्राई क्रॉप को लगाया जाता है और बाद में उसके ऊपर रेन वाटर जो है वो इम्पाउंड किया जाता है, जो 5 से 6 वीक पुरानी ओल्ड क्रॉप हो गई उसके ऊपर। और ये जो प्लोइंग है वो क्रॉसवाइज की जाती है एक हल्के प्लो के द्वारा। तो इस प्रोसेस को बुशनिंग कहा जाता है। स्पेशली उड़ीसा और मध्य प्रदेश में ये प्रोसेस के द्वारा राइस का कल्टीवेशन किया जाता है। और राइस की कल्टीवेशन के लिए जो फर्टिलाइजर्स का अमाउंट है बहुत अधिक मात्रा में चाहिए। इसमें 100 से लेकर 110 किलो पर हेक्टेयर ग्रीन मैन्योर, हरित खाद जो है फील्ड में बीज बोने से पहले 30 से 45 दिन पहले डालना पड़ता है। और बीज बो देने के बाद 100 से 110 किलो सुपर फास्फेट और 200 kg अमोनियम सल्फेट पर हेक्टेयर जो है वो अप्लाई किया जाता है। और अगर जो पेनिकल इसका जब पुष्पक्रम ग्रो कर रहा है उसके जस्ट पहले फर्टिलाइजर्स को डालते हैं तो उससे यील्ड जो होती है, उत्पादकता बहुत बढ़ जाती है।
और जब इसके जो कल्म्स हैं वो ब्राउन और येलो कलर के होने लग जाते हैं तब ये माना जाता है कि नाउ हम इसको हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और प्री मैच्योर हार्वेस्टिंग अगर हम करते हैं तो फिर नेचुरल है कि उसकी उत्पादकता कम होती है और मिलिंग क्वालिटी भी खराब होती है। परंतु अगर डिले हार्वेस्टिंग करेंगे तो भी ग्रेन्स का लॉस होने का चांसेस होते हैं। तो हार्वेस्टिंग को करने के लिए यूजुअली हैंड सिकल्स का प्रयोग किया जाता है और उसके द्वारा ले लिया जाता है। उसके बाद थ्रेशिंग की जाती है। थ्रेशिंग को करने के लिए या तो शीव्स के अंदर बीटिंग या फिर बुलक्स के पाँव के तले ट्रैम्पलिंग की जाती है। और थ्रेशर्स जैसे पेडल थ्रेशर, पावर थ्रेशर का भी आजकल प्रयोग किया जाने लगा है। उसके बाद ग्रेन्स की विनोइंग की जाती है और उनको बैग में भरने से पहले प्रॉपरली उनको सुखाया जाता है और उसके सेफ स्टोरेज के लिए मॉइस्चर कंटेंट लगभग 12 से 14% ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो फिर चावल को नुकसान पहुंचेगा। और जो इसका हस्क है वो रिमूव किया जाता है बाय हैंड पाउंडिंग या फिर आजकल राइस हलर्स आ गई हैं जो कि पावर से चलती हैं, तो उनके द्वारा इसका हस्क जो है रिमूव किया जाता है। और इसकी अच्छी शाइनिंग की क्वालिटी रखने के लिए इसको कभी कभी पॉलिशिंग भी की जाती है। टेल्क पाउडर या ग्लूकोज या कुछ और अदर मटेरियल के द्वारा इसको पॉलिशिंग की जाती है और देन उसके बाद इसकी ग्रेडिंग करके इसको जो है वो बैग में भर दिया जाता है। और इंडिया के अंदर सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है कटक उड़ीसा में, तो वहाँ पे राइस की कई इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ जो हैं वो डेवलप की गई हैं जो बेसिकली हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हैं। जैसे बाला है, जमुना है, कृष्णा है, साबरमती हैं। ये यूजुअली शॉर्ट स्टेचर्ड वेराइटी है जिनकी यील्ड अच्छी होती है और या फिर ये जल्दी जो है इनकी हार्वेस्टिंग हम कर सकते हैं, मैच्योरिंग जल्दी होती है। इनमें कुछ नाम हैं आप याद रख सकते हैं जैसे तुलसी, हीरा, नीला, माही सुगंधा। उसके बाद आप देखते हैं बेसिकली इसकी यूजेस क्या हैं। चावल की यूज़ आप सब जानते हैं कि ये स्टार्च से भरा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट डाइट है। स्टेपल डाइट के रूप में वर्ल्ड में कई जगह इसको यूज़ किया जाता है। बॉईल करके तो हम चावल को खाते ही हैं। उसके अलावा पार्च्ड राइस, बीटन राइस और राइस फ्लेक्स और पफ्ड राइस जिसे मुरमुरे कहते हैं उनका यूज़ हम करते हैं। ये बताया जाता है जैसे कि साउथ इंडिया के अंदर इसका जो प्रयोग किया गया था ब्लैक ग्राम अर्थात उड़द की दाल के साथ इसको फर्मेंट किया जाता है। देन उसको इडली और डोसा बनाने में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा चावल का प्रयोग अल्कोहलिक बेवरेज बनाने में कर सकते हैं जहाँ पे इससे हम स्टार्च और चावल का आटा जो है वो भी हम यूज़ करके बेवरेजेस बना सकते हैं। और राइस का जो स्टार्च है वो इंडस्ट्रीज़ में काम में आता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काम में आता है, कैलिको प्रिंटिंग में थिकनर के रूप में यूज़ में आता है, इवन टेक्सटाइल्स के फिनिशिंग में और डेक्सट्रीन्स बनाने में, ग्लूकोज और एडिव्स बनाने में भी राइस का स्टार्च जो है वो यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इसका जो पैडी का हस्क निकलता है वो फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में और हार्डबोर्ड्स बनाने में यूज़ किया जाता है। इवन अल्कोहल और फर्फ्यूरल के रॉ मटेरियल के रूप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर राइस का जो ब्रान है निकलता है तो ब्रान एक्सट्रैक्ट, उससे जो ऑयल निकलता है वो भी बाथ प्रिपरेशंस में और जो एटोपिक डर्मेटाइटिस एक बीमारी हो जाती है, सीनाइल जीरोडर्मा है, उसके ट्रीटमेंट में उसका यूज़ किया जाता है। इवन इससे एडिबल फैटी ऑयल भी निकलता है इसके ब्रांड से जो कि आजकल आपको मार्केट्स में दिखता है। और ये जो ब्रान है डायरेक्टली उसको कैटल को खिलाने में भी यूज़ करते हैं। और पैडी का जो स्ट्रॉ निकलता है, स्ट्रॉ को चारे के रूप में यूज़ करते हैं, सॉइल के मल्चिंग में यूज़ करते हैं और कई बार स्ट्रॉ बोर्ड्स बनाने के अंदर भी उसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग थैचिंग में और हैट बनाने में, मैट्स बनाने में, बोरे बनाने में, रस्सियाँ बनाने में, बास्केट्स बनाने में भी इसका प्रयोग, पैडी के स्ट्रॉ का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो इस प्रकार चावल एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप है, न केवल भोजन में काम आती है परंतु उसके अलावा भी इंडस्ट्रीज में राइस का स्टार्च, राइस का ब्रान, राइस का स्ट्रॉ, राइस का हस्क, ये सभी यूज़ में लिए जाते हैं। तो यह जो इन्फॉर्मेशन है वो इस बुक से ली गई है। थैंक यू सो मच।